morning, friends. I'm Ramakant Sharma, and today we will start टॉपिक रिलेटेड टू थर्ड ईयर। मतलब थर्ड ईयर से रिलेटेड टॉपिक हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा, दैट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर मेथड्स या फिर नामकरण पद्धतियां। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आवर्तबीजी जो पादप थे उनसे संबंधित नामकरण की कुछ पद्धतियां। तो देखिए होता क्या है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास उगने वाले जितने भी उपयोगी पादप थे या जितने भी अनुपयोगी पादप थे उसे अपने हिसाब से वर्गीकृत करते चले गए। तो उन्होंने हर एक क्षेत्र के व्यक्ति ने अपने हिसाब से उस पादप का कोई विशेष नाम रख दिया। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई पादप मिला तो उस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र के हिसाब से उसका कोई नाम रख दिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी पादप का कोई अन्य नाम रख दिया। तो इस प्रकार क्या हो गए, पादपों के अनेक प्रचलित नाम प्रारंभ हो गए। अब जब पादपों के अनेक प्रचलित नाम प्रारंभ हुए तो वैज्ञानिकों के सामने समस्या उत्पन्न हुई कि किस पौधे को किस नाम से जाना जाना चाहिए। किंतु इस समस्या का समाधान करने हेतु वैज्ञानिकों ने अपनी एक संस्था का निर्माण किया था। जैसा कि आपको पता है, उस संस्था का नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उन्होंने अपने नामकरण के लिए कुछ क्या बनाए, कोड बनाए। इसलिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और इस कोड के आधार पर क्या किया गया, पादपों का नाम दिया गया। ठीक है, तो पादपों के नामकरण के लिए सबसे पहले जो पद्धति विकसित हुई है उस पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति। उस पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति। और ये जो पद्धति है इसे इंग्लिश में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इस पद्धति में हम सबसे पहले पादपों के नामकरण से संबंधित सिद्धांतों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये पहली पद्धति है जो पादपों के नामकरण से संबंधित है। पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इस पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय जिस वैज्ञानिक को दिया जाता है उसका नाम है गॉस्पर्ड बाहिन। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टार्ट दिस मेथड इज नोन एज गॉस्पर्ड बाहिन। ठीक है, तो गॉस्पर्ड बाहिन नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति को क्या किया है, प्रारंभ किया है। ठीक है, तो इस पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, गॉस्पर्ड बाहिन को। इन्होंने अपनी पुस्तक पिनाक्स में सबसे पहले इस द्विनाम पद्धति के बारे में बताया, या इन्होंने अपनी पुस्तक पिनाक्स में द्विनाम पद्धति क्या की, प्रस्तुत की। और इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1623 में। तो गॉस्पर्ड बाहिन ने अपनी पुस्तक पिनाक्स में किस पद्धति का प्रयोग किया या किस पद्धति को प्रस्तुत किया, द्विनाम पद्धति को। किंतु उस समय यह इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए, जिस कारण इस पद्धति को प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। मतलब ये जो पद्धति थी ये पॉपुलर नहीं हो पाई। उसके बाद अनेक वैज्ञानिक जैसे रेवियन, एक वैज्ञानिक का नाम है, ये भी आए जिन्होंने इस पद्धति पर काम किया, लेकिन वो भी इसको लोकप्रियता दिलाने में समर्थ नहीं थे या फिर सफल नहीं हो पाए। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। वैसे इनका वास्तविक नाम है कार्ल वॉन लिने, ये इनका वास्तविक नाम है। लेकिन नामकरण की द्विनाम पद्धति के अनुसार इन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया और परिवर्तित करके क्या कर लिया, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो पहले इनका नाम था कार्ल वॉन लिने, उसके बाद इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, कैरोलस लीनियस। इन्होंने सन 1753 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम।
इस पुस्तक का नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम इस द्विनाम पद्धति का प्रयोग किया और इसके आधार पर पादपों का क्या किया? नामकरण किया। ठीक है, वैसे तो गास्पर्ड बाहिन ने भी लगभग 6000 पादप जातियों का वर्णन अपनी पुस्तक पिनाक्स में किया था, किंतु जो प्रसिद्धि प्राप्त हुए पादप को नामकरण थे या जिन पादपों के नामकरण ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी वो किसने प्रारंभ किए थे? कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस ने सन 1753 में स्पीसीज प्लांटेरा नामक पुस्तक में पौधों का क्या किया? नामकरण प्रारंभ किया और इन्होंने नामकरण से संबंधित तो कुछ नियम या तथ्य बताए। ठीक है, इनके अनुसार जितने भी नाम दिए जाएंगे वे नाम हमेशा कैसे होंगे? दो होंगे। इसी कारण तो इस पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं कि जो नाम होगा यानी कि जो वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा पौधे का उसमें कितने शब्द होंगे? दो शब्द होंगे। ठीक है, इसके लिए जो नियम बनाने का कार्य है वैसे यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? आईसीबीएन के द्वारा, किंतु इस पद्धति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों को प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया गया है? कैरोलस लीनियस को। तो पहली बात, किसी भी जाति के या किसी भी पादप के वैज्ञानिक नाम में कितने नाम होंगे? दो नाम। पहला नाम किसका होगा? वंश का, वंश मतलब जीनस का, और दूसरा नाम किसका होगा? जाति का, जाति मतलब स्पीसीज का। लेकिन यहां पर ये जो वंश है उसके लिए जीनस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसके लिए प्रयोग किया गया था जेनेरिक एपिथेट शब्द का प्रयोग। अर्थात कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने यहां पर जीनस का प्रयोग नहीं किया है, किसका प्रयोग किया है? जेनेरिक एपिथेट का। ठीक है, इस प्रकार वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से बने होंगे, जेनेरिक एपिथेट से एवं स्पीसीज से। इसे भी वंशीय नाम कहा जाता है, यह वंशीय नाम है और यह है जाति का नाम। इस प्रकार जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो सभी वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से बने होंगे, वंश के एवं जाति से। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो किस भाषा में दिए जाएंगे? लैटिन भाषा में। कोई भी वैज्ञानिक नाम के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेगा। सभी जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो किस भाषा में दिए जाएंगे? लैटिन भाषा में। ठीक है, लैटिन भाषा में ही वैज्ञानिक नाम दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो उस वैज्ञानिक नाम में जो फॉर्मेट होगा लिखने का, उस वैज्ञानिक नाम को लिखने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा? वो होगा इटैलिक। वैज्ञानिक नाम को लिखने का तरीका कैसा होगा? इटैलिक होगा। इटैलिक का मतलब क्या है? अक्षरों को कैसे लिखा जाएगा? तिरछा। इटैलिक का मतलब होता है जो अक्षर होंगे वैज्ञानिक नाम के उन्हें कैसा लिखा जाएगा? तिरछा लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हें टाइप कर रहे हैं तो ही यह इटैलिक फॉर्मेट में या इटैलिक प्रकार से लिखे जा सकते हैं, मतलब तिरछे लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर हाथ से लिखा जाए तो शब्दों को तिरछा लिख पाना, किसी भी शब्द को तिरछा लिख पाना संभव नहीं है। अतः हाथ से लिखे जाने की स्थिति में वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन करना कंपलसरी है, आवश्यक है। कब? जब वैज्ञानिक नाम कैसे लिखे जाएं? हाथ से लिखे जाएं। अगर टाइप किए जाएंगे तब तो उनका फॉर्मेट इटैलिक होगा, मतलब तिरछे लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हाथ से लिखा जाता है वैज्ञानिक नामों को तो हमेशा वैज्ञानिक नाम जो होंगे वो अलग अलग क्या होंगे? अंडरलाइन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वंश एवं जाति के नाम एक साथ नहीं होंगे बल्कि उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? स्पेस, मतलब खाली स्थान प्रेजेंट होगा, रिक्त स्थान प्रेजेंट होगा। वंश का नाम अलग दिखेगा, जाति का नाम अलग दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वंश के नाम का जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल होगा। जबकि जाति के नाम का जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैसा होगा? स्मॉल होगा। जैसे एग्जांपल,
ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, तो इसमें ये है जेनेरिक एपिथेट या वंश का नाम, और ये है जाति का नाम। तो यहां पर आप वंश के नाम में देख सकते हैं कि जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल है, जबकि जाति के नाम का पहला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल है। वंश का नाम और जाति के नाम के बीच में स्पेस है, खाली जगह है। चूंकि हमने इसे हाथ से लिखा है इसलिए इसे हम इटैलिक फॉर्मेट में, मतलब तिरछा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसे क्या किया है, अलग अलग अंडरलाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पति विज्ञान या कंप्लीट बॉटनी में ऐसा कोई भी पादप नहीं होता ज्यादातर जिनके वंश के नाम और जाति के नाम समान हो। लेकिन हाँ, जूलॉजी में ऐसा नियम है कि वंश और जाति के नाम क्या हो सकते हैं, समान। जबकि जूलॉजी वाले जो होते हैं, जंतु वैज्ञानिक जो होते हैं, वो उपजाति का प्रयोग भी करते हैं, किंतु वनस्पति वैज्ञानिक उपजाति का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई वैज्ञानिक अपना नाम लिखना चाहे द्विनाम पद्धति के साथ तो अपना नाम भी लिख सकता है, जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिनियस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 3 नाम आ जाएंगे, वंश का, जाति का और वैज्ञानिक का। इसे आईसीबीएन की भाषा में क्या कहा जाएगा, त्रिनाम पद्धति। क्या कहा जाएगा, त्रिनाम पद्धति। जंतु वैज्ञानिकों के लिए त्रिनाम पद्धति में यहां पर उपजाति ली जाती है, लेकिन वनस्पति वैज्ञानिक में विज्ञान में चूंकि उपजाति नहीं होती, अतः वैज्ञानिक का नाम आते ही, जैसे हमने ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिखा, ये वंश हो गया, ये जाति हो गई, ये वैज्ञानिक का नाम हो गया लिनियस। तो जैसे ही वैज्ञानिक का नाम आएगा तो पद्धति किस में बदल जाएगी, त्रिनाम में बदल जाएगी। इसे कहा जाता है त्रिनाम पद्धति। बात समझ में आ गई। तो ये है कुछ नियम जो इससे संबंधित है। तो उपजाति नहीं ली जाएगी और इसमें क्या लिया जाएगा, वैज्ञानिक का नाम। नेक्स्ट पॉइंट, अगर नामकरण पद्धति दी जा रही है, मतलब किसी एक पादप का नामकरण दिया जा रहा है, तो वही मान्य होगा जो पहले दिया जाएगा। बाद में चाहे फिर आप कितने ही देते रहो, वो कोई भी मान्य नहीं होगा। अतः वही मान्य होगा या वही नाम सर्वमान्य होगा जो सर्वप्रथम दिया जाएगा। सर्वप्रथम दिया गया नाम ही क्या होगा, सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो ये हो गए द्विनाम पद्धति से संबंधित कुछ नियम। ठीक है, आपकी द्विनाम पद्धति समाप्त। ठीक है, नामकरण की ये थी आपकी द्विनाम पद्धति। दोबारा देखिए एक बार, नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसमें पहला हम अध्ययन कर रहे हैं द्विनाम पद्धति का। द्विनाम जो पद्धति है वो द्विनामवती गॉस्पर्ट बाहिन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने 1623 में अपनी जो पुस्तक थी पिनाक्स, उसके अंदर द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की, किंतु उस समय उसे लोकप्रियता नहीं मिल पाई या उसे प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया। उसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास किया, लेकिन सफलता मिली किसको, कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने 1753 में अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनाम पद्धति का प्रयोग किया, अर्थात पादपों के नामकरण के लिए इसका क्या किया, प्रयोग किया, और सफलता पूर्वक पादपों का क्या किया, नामकरण किया। ठीक है, इनके अनुसार, मतलब इस पद्धति के अनुसार जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो 2 शब्दों से बने होंगे, वंश और जाति से। वंश को कहा जाता है इंग्लिश में जेनेरिक एपिथेट और जाति को कहा जाता है स्पीसीज। इस प्रकार सभी वैज्ञानिक नाम वंश एवं जाति 2 शब्दों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, सभी वैज्ञानिक नाम किस भाषा में दिए जाएंगे, लैटिन भाषा में। जितने भी वैज्ञानिक नाम दिए जाएंगे वो किस भाषा में होंगे, लैटिन भाषा में। उसके बाद जितने भी वैज्ञानिक नाम दिए जाएंगे उन्हें टाइप करते समय इटैलिक फॉर्मेट में टाइप किया जाएगा, मतलब तिरछा टाइप किया जाएगा। किंतु यदि उन्हें हाथ से लिखा जाएगा तो उन्हें देखिए अलग अलग क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। अलग अलग क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वंश एवं जाति के जो नाम होंगे उनके बीच में क्या होगा, एक रिक्त स्थान होगा, एक खाली स्पेस होगा। उसके बाद वंश का जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा, जबकि जाति का जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद
वनस्पति जो वैज्ञानिक है यहाँ पर उपजाति का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि जो जंतु वैज्ञानिक होते हैं वो जाति के बाद उपजाति का प्रयोग भी करते हैं, जिसके द्वारा त्रिनाम पद्धति का निर्माण होता है। लेकिन वनस्पति वैज्ञानिक उपजाति का प्रयोग नहीं करते। तो इनमें त्रिनाम पद्धति कैसे बनेगी? फिर इनमें त्रिनाम पद्धति इस प्रकार बनेगी कि कोई वैज्ञानिक अगर किसी पादप का नामकरण करता है तो उसके साथ वह अपना नाम का फर्स्ट अल्फाबेट भी यूज कर सकता है। जैसे ये वंश हो गया, ये जाति होगी, ये वैज्ञानिक के नाम का फर्स्ट अल्फाबेट हो गया। यहाँ पर एल का मतलब क्या है? लीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर कितने शब्द हो जाएंगे? टोटल 3। तो इस प्रकार की नामकरण पद्धति क्या कहलाएगी? आपकी त्रिनाम पद्धति। उसके बाद जितने भी नाम दिए जाएंगे वो लैटिन भाषा में तो होंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक सबसे पहले किसी पादप का नामकरण कर देता है वही नाम क्या होगा? सर्वमान्य होगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया नाम मान्य नहीं होगा। तो ये थी द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति के बाद वैज्ञानिकों ने अलग अलग पादपों के नामकरण करना प्रारंभ किए, और जैसे जैसे पादपों के या विभिन्न वंशों के अलग अलग जातियों का नामकरण प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद हर एक पादप को एक विशेष नाम से जाना जाने लगा। और इसके लिए जो संस्था निर्मित हुई थी, जिसे हमने क्या कहा था? ICBN, उसने नामकरण के बाद उनका क्या किया? वर्गीकरण प्रारंभ किया। क्योंकि हमारे पास जितने भी पादप वनस्पति से संबंधित वर्गीकी की कुछ चरण है या वर्गीकी की शाखाएं हैं, वो सभी मुख्य रूप से 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। मैं पहले भी बता चुका हूं वो 4 सिद्धांतों के नाम। पहला सिद्धांत है पहचान। पहले सिद्धांत का नाम क्या है? पहचान, मतलब आइडेंटिफिकेशन। दूसरे सिद्धांत का नाम है नामकरण। नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर। तीसरे सिद्धांत का नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। और चौथे सिद्धांत का नाम है प्रलेख। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो जितनी भी टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी है, या जितना भी वर्गीकरण विज्ञान है, सिस्टमैटिक है, वो इन 4 सिद्धांतों पर काम करता है। तो आईसीबीएन ये कहता है कि आपने पहचान लिया पादप को, उसके बाद आपने उसका क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। अब आप उसका क्या करोगे? वर्गीकरण करोगे। और वर्गीकरण करने के लिए वनस्पति वैज्ञानिकों ने किनका निर्माण किया है? वर्गकों का, मतलब टैक्सा का। ठीक है, तो वर्गीकरण वैज्ञानिकों के अनुसार या फिर आईसीबीएन के अनुसार वर्गीकरण करते समय किनका प्रयोग किया जाएगा? टैक्सा का प्रयोग किया जाएगा। तो इनके अनुसार 2 प्रकार के टैक्सा वर्गीकरण में प्रयुक्त होते हैं। एक होते हैं प्रमुख टैक्सा, मुख्य टैक्सा कह सकते हैं इन्हें, या प्रमुख टैक्सा कह सकते हैं। एक होते हैं गौण टैक्सा। गौण टैक्सा मतलब इनका सिर्फ नामकरण में प्रयोग होगा, वर्गीकरण में इनका ज्यादा वो नहीं होगा, इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। तो 2 तरह के टैक्सा बता दिए आईसीबीएन के द्वारा। किसने बताई ये टैक्सा? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जब भी आप पादपों का वर्गीकरण करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? जगत। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जगत। जगत को इंग्लिश में कहा जाता है किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जगत आ जाएगा। जगत के बाद कौन आएगा? जगत के बाद आएगा डिवीजन। डिवीजन मतलब प्रभाग। जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा इसे डिवीजन के स्थान पर फाइलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो क्यूवियर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फाइलम शब्द का। किसने दिया था? क्यूवियर ने। लेकिन बॉटनी में किसका यूज करते हैं हम लोग? डिवीजन का यूज करते हैं। ठीक है, डिवीजन के बाद क्या आ जाएगा? उप प्रभाग। उप प्रभाग मतलब सब डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संवर्ग। संवर्ग मतलब क्लास। ठीक है, उसके बाद उप संवर्ग मतलब सब क्लास। उसके बाद
गण, गण मतलब ऑर्डर। उसके बाद उपगण, उपगण मतलब सब ऑर्डर। उसके बाद कुल, कुल मतलब फैमिली। उसके बाद उपकुल, उपकुल मतलब सब फैमिली। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, हमें ज्यादातर ये कुल उपकुल वगैरह सब कुछ याद रहता है, लेकिन इसके बाद जो प्रमुख टैक्सों में आता है वो आता है ट्राइब। क्या आता है? ट्राइब, याद रखना, TRIBE। और उसके बाद आता है उप ट्राइब या फिर सब ट्राइब, SUBTRIBE, दैट इज द सब ट्राइब। तो ये तो है प्रमुख टैक्सा जो वर्गीकरण में काम लिए जाएंगे। तो फिर गौण टैक्सा कौन कौन से हैं? तो गौण जो टैक्सा हैं उनके नाम है, वंश से प्रारंभ हो गए। उसके नाम किन से प्रारंभ हो गए? वंश से। तो सबसे पहले गौण टैक्सा में क्या आ जाएगा? वंश। अगर वंश आ जाएगा तो वंश के बाद क्या आएगा? उपवंश। उपवंश मतलब सब जीनस। वंश मतलब जीनस, उपवंश मतलब सब जीनस। उसके बाद आएगी प्रजाति। क्या आएगी? प्रजाति। प्रजाति मतलब स्पीसीज। यहां आप ध्यान रखना कि अगर ये जंतु वैज्ञानिकों का वर्गीकरण होता तो प्रजाति के बाद उपजाति भी आती, सब स्पीसीज भी आती है यहां पर, यहां पर उपजाति भी आती है। इंग्लिश में कहते हैं सब स्पीसीज। हमारी सीबीएच की बुक्स जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उनमें इसका प्रयोग भी किया गया है, उपजाति का प्रयोग भी किया गया है, लिखा हुआ है किताबों में। लेकिन बॉटनिस्ट जो है, वनस्पति जो वैज्ञानिक हैं, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब इसको पहचान नहीं पाते हैं, मतलब पहचान नहीं पाते मतलब इसका प्रयोग नहीं करते। ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखना। तो प्रजाति के बाद उपजाति है, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है किस्म। किस्म मतलब वैरायटी। उसके बाद आती है उपकिस्म। उपकिस्म मतलब सब वैरायटी। सब वैरायटी के बाद आता है फॉर्मा। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये उपकिस्म तक तो सबने सुन रखा होता है, लेकिन इसके बाद आता है फॉर्मा या फॉर्मा। और सबसे लास्ट में आता है क्लोन, CLONE। ये हैं कुछ टैक्सा जो वर्गीकरण में काम लिए जाते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण में काम लिए जाने वाले टैक्सा के नाम सारे के सारे आपके सामने हैं। तो आईसीबीएन ये कहता है कि कुछ प्रमुख टैक्सा है तो कुछ क्या है? गौण टैक्सा। जो प्रमुख टैक्सा हैं उनमें जगत से लेकर के सब ट्राइब तक को सम्मिलित किया गया है। मतलब प्रमुख टैक्सा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सब ट्राइब। जबकि अगर गौण टैक्सा की बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या है? क्लोन। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर रहेगा क्लोन, ठीक है। तो गौण टैक्सा की सबसे छोटी इकाई मान लो या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तब तो आंसर रहेगा क्लोन। और अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि प्रमुख टैक्सा की सबसे निम्नतम इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो या तो ऑप्शन में आपके सब ट्राइब होगा या ट्राइब होगा। अगर ऑप्शन में सब ट्राइब है तब तो आंसर ये होगा। अगर ऑप्शन में सब ट्राइब नहीं है, उसकी जगह क्या है? ट्राइब, तो आंसर आपका क्या रहेगा? ट्राइब रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया? इस प्रकार पादपों का क्या किया गया है? वर्गीकरण, ठीक है। जब ये वर्गीकरण कर दिया गया तो इस वर्गीकरण के साथ साथ ही पादपों में जैसे जैसे वर्गीकरण किया गया तो इन जैसे किंगडम हो गए, डिवीजन हो गए, सब डिवीजन हो गए, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो भी हैं, उनके आगे कुछ अनुलग्नों का प्रयोग किया गया और उसके आधार पर पादपों का क्या किया गया था? नामकरण। अब वो कौन कौन से अनुलग्न हैं, कैसे कैसे इन नामों के आगे लगते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर प्रभाग की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, तो डिवीजन में क्या अनुलग्न लगता है? फाइटा। डिवीजन में कौन सा अनुलग्न लगता है? फाइटा, जैसे कि ब्रायोफाइटा, ठीक है। सब डिवीजन होगा तो क्या लगेगा? फाइटीना।
सब डिवीजन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? फाइटिना। अगर संवर्ग की बात करें तो यहां पर लगता है ऑप्सिडा। संवर्ग के आगे अनुलग्न के रूप में क्या लगता है? ऑप्सिडा। उपसंवर्ग के आगे क्या लगता है? ईडी। उपसंवर्ग के आगे क्या लगेगा? ईडी। अब बात करते हैं अगर गण की, तो गण के आगे क्या लगता है? एल्स। याद रखना, गण के आगे किस शब्द का या किस अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है? एल्स का। अगर उपगण की बात करें तो उपगण के आगे लगता है इनी। उपगण के आगे किस अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है? इनी का प्रयोग किया जाता है। कुल की बात करें तो आगे लगता है एसी, जैसे फबियेसी, लिलियसी, याद है ना आपको? वैसे तो इसके आगे क्या लगता है? एसी लगता है। किसके आगे लगता है? कुल के आगे क्या लगेगा? एसी। अगर उपकुल की बात करें तो लगेगा ओईडी। उपकुल के आगे क्या लगेगा? ओईडी लगेगा। ट्राइब की बात करें तो लगेगा ई, और अगर सब ट्राइब की बात करें तो लगेगा इनी। ठीक है, तो यहां पर जो इनी शब्द है, यहां पर ये जो उपगण वाला इनी है, ये बड़ा ई है, ये वाला छोटा ई है। तो ये क्या है? कुछ अनुलग्न है जो इन्हीं के साथ क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर पादपों का क्या किया जाता है? अब नामकरण किया जाता है। तो ये तो सारे हैं प्रमुख टैक्सा, ये सारे के सारे हैं गौण टैक्सा। ठीक है, आगे हम इनके कुछ और प्रभेद पढ़ेंगे और वर्गीकरण पद्धतियों को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं इन वर्गीकरण पद्धतियों का आगे, और इसके आधार पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स वगैरह। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।